सेमी एरिड रीजन में और डेजर्ट एरिड रीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी प्लांट को ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए हॉट एंड ड्राई रीजन में प्लांट्स में स्टोमेटा पार्शियली क्लोज होगा टू अवॉइड मैक्सिमम वाटर लॉस। और डेजर्ट रीजन में तो स्कोटो एक्टिव, कुछ सक्कुलेंट ज़ीरोफाइटिक प्लांट में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है, यानी स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में स्टोमेटा ओपन होता ही नहीं, स्टोमेटा ओपन होता है केवल रात में। यहाँ दिन के समय हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में, हॉट एंड ड्राई फॉरेस्ट रीजन में ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्टोमेटा पार्शियली क्लोज होता है, और ड्यू टू पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इंटरनल लीफ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसकी वजह से देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो हॉट एंड ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कुछ मोनोकॉट और डाइकॉट के प्लांट में जो अल्टरनेट पाथवे इवॉल्व हुआ ग्लूकोज सिंथेसिस का, उसे हमने नाम दिया C4 साइकिल। और इन डेजर्ट रीजन में ड्यू टू हाई टेम्परेचर और वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम, इसलिए स्टोमेटा कंप्लीट क्लोज होता है ड्यूरिंग डे टाइम। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग ओनली नाइट। तो ड्यूरिंग नाइट, रात के समय तो सनलाइट अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो एडवर्स कंडीशन है इसे ओवरकम करने के लिए और सक्सेसफुली CO2 को फिक्स करने के लिए, ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए, इन डेजर्ट रीजन में जो सक्कुलेंट ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में जो अल्टरनेट मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ उसे हमने नाम दिया क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यह हमें देखना है अब डिटेल में। तो हमने देखा कि ट्रॉपिकल हॉट एंड वेट फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रांसपायरेशन कितना भी हुआ, टेम्परेचर तो हाई होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट भी हाई होगा, लेकिन वाटर अवेलेबल होगा, इसलिए स्टोमेटा रिमेन ओपन। लेकिन जो ट्रॉपिकल ड्राई एंड हॉट फॉरेस्ट है उनमें ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्टोमेटा पार्शियली क्लोज टू अवॉइड एक्सेस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो यहां इन रीजन में कुछ मोनोकॉट के प्लांट है, फॉर एग्जांपल शुगर केन, सैक्करम ऑफिसिनारम, मेज, जिया मेज, ज्वार, सोरघम वल्गेर, और कुछ डायकॉट के प्लांट है जैसे कि एमेरंथस एंड एट्रिप्लेक्स, एमेरंथस एंड एट्रिप्लेक्स। तो इन डायकॉट और मोनोकॉट के प्लांट्स में जो अल्टरनेट मैकेनिज्म हुआ, सबसे पहले कोर्टशैक ने बताया इन 1965 कि ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट्स है जैसे कि शुगर केन, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 4 कार्बन का होता है। बाद में हैच एंड स्लैक ने इन 1970 डिटेल मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया। तो ये अल्टरनेट मैकेनिज्म जो है ग्लूकोज सिंथेसिस का, उसके लिए प्लांट्स में चेंजेस हुए, चेंजेस मॉर्फोलॉजी में हुए, चेंजेस एनाटॉमिकल लेवल में हुए, चेंजेस जेनेटिक लेवल में हुए। सभी चेंजेस को हमने एक नाम दिया क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है रिथ, नेकलेस या अर्थन। क्रैन्स हा शब्द है इन जर्मन लैंग्वेज। डायकॉट का प्लांट हो या मोनोकॉट का प्लांट हो, नॉर्मली लीफ का अगर हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो रीजन होता है इट इज कॉल्ड एज मेसोफिल रीजन। तो मेसोफिल रीजन इज मेड अप ऑफ क्लोरीन काइमा।
क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा टिश्यू से यह मेसोफिल रीजन बनता है। आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टडी किया होगा कि प्लांट अगर डाइकॉट का है तो डाइकॉट के लीफ में मेसोफिल रीजन जो है वो हेटेरोजीनस होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्लोरिंकाइमा, इलोंगेटेड क्लोरिंकाइमा, क्लोजली पैक्ड क्लोरिंकाइमा है तो पैलिसेड, half portion of mesophyll region is made up of palisade or remaining half portion towards lower epidermis is made up of oval shape loosely arranged chlorinchyma that is called as spongy tissue। लेकिन मोनोकॉट का लीफ है तो मेसोफिल रीजन इज होमोजेनस, एक ही प्रकार के सेल से बना हुआ होता है। लेकिन अगर प्लांट में अल्टरनेट मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ, C4 प्लांट में, याला C4 प्लांट का म्हणायचं आणि C4 सायकल का म्हणायची हे आपण नंतर बघू, पण हे जे चेंजेस होतात, ज्या प्लांटमध्ये हे चेंजेस होतात त्या प्लांटला C4 प्लांट असं म्हणायचं, का म्हणायचं मी सांगतो एक 2 मिनिटाच्या नंतर। तर या C4 प्लांटमध्ये तो प्लांट डायकॉटचा असो किंवा मोनोकॉटचा असो, पहिला जो चेंज झाला, पहिला जो अडॅप्टिव्ह चेंज झाला तो म्हणजे होमोजिनस मेसोफिल रीजन, होमोजिनस मेसोफिल रीजन। प्लांट चाहे डाइकॉट का हो या मोनोकॉट का हो, मेसोफिल रीजन जो है वो होमोजिनस ही होगा। तो क्रैन्स एनाटॉमी का ये पहला कैरेक्टर। दूसरा जो कैरेक्टर है, दिस इज झाइलम और ये फ्लोएम। व्हेन्सच्या आजूबाजूला, ह्या वस्कुलर बंडलच्या आजूबाजूला मॉडिफाइड क्लोरिनकाइमा आहेत। काही मेसोफिल सेलचं एक लेयर असेल किंवा एकापेक्षा जास्त लेयर असू शकतात, यांचं असं एक कव्हरिंग तयार होतं, एक शीथ, एक लेयर तयार होते वस्कुलर बंडलच्या भोवती, यांना म्हणायचं बंडल शीथ सेल्स, प्रेझेन्स ऑफ बंडल शीथ सेल्स, प्रेझेन्स ऑफ बंडल शीथ सेल्स। पण प्रेझेन्स ऑफ बंडल शीथ सेल, पण हे बंडल शीथ सेल कसे आहेत? क्लोजली पैक्ड, हाईली इम्परवियस फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज अगर हुआ तो मेसोफिल रीजन में ही गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। बंडल शीथ सेल्स में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, दे आर हाईली इम्परवियस फॉर गैसियस एक्सचेंज, दे आर हाईली इम्परवियस फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसमें गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। दिस इज सेकंड कैरेक्टर। तीसरा जो कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट इवॉल्व हुआ इन C4 प्लांट में, वो ये प्रेजेंस ऑफ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डाय यानी 2, मॉर्फिक यानी मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली 2 टाइप का क्लोरोप्लास्ट, एक स्मॉल साइज का और एक लार्ज साइज का। जो स्मॉल साइज का क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रैना भी होता है और स्ट्रोमा भी होता है, लेकिन जो नॉर्मल साइज का क्लोरोप्लास्ट, लेकिन जो लार्ज साइज का क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रैना है ही नहीं, केवल स्ट्रोमा ही है। इसमें ग्रैना भी है, स्ट्रोमा भी है, इसमें ग्रैना नहीं है, केवल स्ट्रोमा है। इसलिए स्मॉल साइज का जो क्लोरोप्लास्ट है इससे नाम दिया गया ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। और जो लार्ज साइज का क्लोरोप्लास्ट है जिसमें ग्रैना नहीं है, केवल स्ट्रोमा है, उसे नाम दिया गया अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट।
ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं मिजोफिल रीजन में, मिजोफिल सेल्स में, और लार्ज अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं बंडल शीथ सेल्स में। और एक फिजियोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है, वो ये है कि जो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, आरयूडीपी, वो आरयूडीपी प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में है, जो बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम जो है वो है रुबिस्को, लेकिन इसमें स्मॉल साइज ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है इट इज फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इट इज फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज या सिंपली पेपकेज एंजाइम। तीन जो मेन कैरेक्टर है, ये जो एडाप्टिव चेंजेस हुए और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो लीफ में पाए जाते हैं C4 प्लांट के, उनको हमने नाम दिया क्रैन्स एनाटॉमी। तो अब गैसियस एक्सचेंज तो बंडल शीथ सेल्स में नहीं हो सकता, गैसियस एक्सचेंज मिजोफिल सेल्स में ही होता है। तो मिजोफिल सेल में स्मॉल साइज का क्लोरोप्लास्ट ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, मिजोफिल सेल में ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें ग्रैना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है, जहां इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर पेपा है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और एंजाइम पेपकेज है। बंडल शीथ सेल्स में अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लार्ज साइज के, जिसमें ग्रैना नहीं केवल स्ट्रोमा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला आरयूडीपी और एंजाइम रुबिस्को। गैसियस एक्सचेंज मिजोफिल सेल में पॉसिबल हो सकता है, बंडल शीथ सेल में गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अब फोटोसिंथेसिस दो अलग अलग सेल में होगा। तो पहला जो पार्ट है इनिशियल CO2 फिक्सेशन, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, इट टेक्स प्लेस इन ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट ऑफ मिजोफिल सेल, क्योंकि इसमें ही गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। तो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड तीन कार्बन वाला पेपा कंबाइंस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, डिफॉस्फोरिलेशन और कार्बोक्सिलेशन simultaneously takes place in the presence of enzyme peptidase, in the presence of enzyme peptidase। तो ये बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को रिड्यूस करने के बाद, तो यहां पर रिडक्शन करने के लिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का बाद में रिडक्शन होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग पावर NADPH2 यहां पर यूटिलाइज होती है। तो ये NADPH2 यहां पर फॉर्म हो सकता है क्योंकि ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। तो NADPH2 ने हाइड्रोजन दे दिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन हुआ,
और रिडक्शन होने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। मैलिक एसिड इंटर्स इन क्लोरोप्लास्ट, अग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल स्थित सेल। यहां पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और उसका ऑक्सीडेशन भी होता है। डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन होता है और मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड फिर से इसे ट्रांसफर किया जाता है इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल। तो पायरुविक एसिड का फॉस्फोरिलेशन हुआ, इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। बंडल स्थित सेल में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ सकता, ऑक्सीजन भी नहीं आ सकता। तो सिंपली ये जो मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से पिकअप करना और आर्टिफिशियली यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना। तो एक ग्लूकोज सिंथेसाइज होने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये जो साइकिल है, इतना जो मैकेनिज्म है, ये 6 बार होगा। तो यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, 6 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 6 NADPH2 यहां पर यूटिलाइज हुए, 6 मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्टेड इनटू अग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल स्थित सेल। यहां पर आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन ऑन एंड ऑक्सीडेशन ये 6 CO2 रिलीज हुए और ये 6 पायरुविक एसिड फिर से ट्रांसफर कर दिए गए। यहां पर 6 CO2 रिलीज होने के बाद ऑलरेडी यहां पर राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट प्रेजेंट है। 6 molecules of RUDP combines with 6 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल 6 अनस्टेबल कीटो एसिड बनेंगे, उससे 12 3-PGA बनेंगे। आफ्टर फॉस्फोरिलेशन एंड रिडक्शन 12 PGAL बनेंगे। तो ये जो 12 PGAL है, out of this 12 PGAL, 2 molecules of PGAL are transported for the synthesis of glucose और remaining 10 molecules of PGAL are diverted for the regeneration of RUDP। तो सिंपली यहां पर C3 साइकिल के जरिए एक ग्लूकोज बना। C3 साइकिल के लिए 18 ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए। वो तो यहां पर लगेंगे, लेकिन एक पायरुविक एसिड का कन्वर्शन एक पेपा में करने के लिए 2 ATP चाहिए। अगर एक पायरुविक एसिड का फॉस्फोरिलेशन होने के बाद एक फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाने के लिए अगर 2 ATP चाहिए होते हैं, तो 6 पायरुविक एसिड को लगेंगे 12। तो ये 12 ATP भी हमें कंसिडर करना होगा। तो 18 ATP तो यहां लगने ही वाले हैं, 12 ATP यहां के हमें कंसिडर करना होगा और एक ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए 18 + 12 टोटल 30 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। C3 प्लांट्स में 18 ATP और C4 प्लांट्स में 30 ATP। अब यहां पर ये जो पाथवे है, इस तरह का पाथवे C4 प्लांट्स में सबसे पहले डिस्कवर किया गया इन 1965 बाय कोटशेक। उसके बाद 1970 में H.N. स्लैक ने इंटायर पाथवे, पूरा का पूरा पाथवे डिस्कवर किया। 1965 में कोटशेक ने बस इतना बताया कि इन सम प्लांट्स, जिसको हमने C4 प्लांट कहा, उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन का है। 3 कार्बन का पेपा और ये 1 कार्बन कंबाइन होने के बाद 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। दिस इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर CO2 फिक्सेशन।
इसलिए इस साइकिल को, इस मेटाबॉलिक पाथवे को, इस अल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस को हमने नाम दिया C4 साइकिल, क्योंकि ये जो पाथवे है, इस पाथवे को डिस्कवर किया हैच एंड स्लैक ने, इसलिए इसे हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा गया, या HSK पाथवे, हैच स्लैक एंड कोडशैक। और एक नाम इसे दिया गया आर्टिफिशियली CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग पाथवे। अब ये एडाप्टिव चेंज किस तरह से हुआ? इस तरह का जो पाथवे जिस किसी भी प्लांट में हो सकता है, होता है, मोनोकॉट का हो या डाइकॉट का हो, उस प्लांट को हमने नाम दिया C4 प्लांट। अब C3 प्लांट और C4 प्लांट में डिफरेंस क्या है? C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन एक ही बार होगा, C4 प्लांट में 2 बार होगा। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन मेसोफिल सेल में, सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन बंडल सेल में। एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 प्लांट्स को 18 ATP लगते हैं, तब C4 प्लांट को टोटल 30 ATP लगते हैं, एडिशनल 12 ATP यहां पर रीजनरेशन के लिए लगते हैं। ये पाथवे इवॉल्व क्यों हुआ? रुबिस्को एंजाइम की इफिशियंसी कम हुई ड्यू टू लोअर डाउन ऑफ इफिशियंसी ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो रुबिस्को एंजाइम मान लो अगर 1 मिनट में 100 CO2 फिक्स करता है, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर यहां पर 50 CO2 फिक्स होंगे, लेकिन इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का बड़ा है, तो यहां पर 50 CO2 नहीं बल्कि ऑक्सीजन फिक्स हो जाते। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट ने यह अल्टरनेट मैकेनिज्म इवॉल्व किया। टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन और रुबिस्को एंजाइम की इफिशियंसी जो यहां पर कम हुई, उसके साथ फोटो रेस्पिरेशन का रिस्क भी बढ़ा, उसे अवॉइड करने के लिए दिस इज वेरी सिंपल mechanism, alternate pathway is evolved in some plants. These plants are called as C4 plants and cycle is called as C4 cycle. आपल्या नोट्समध्ये C3 आणि C4 प्लांट्स मध्ये एक डिफरन्सचा एक टेबल दिलेला आहे. NCERT मध्ये सुद्धा तो टेबल आहे, ते पूर्ण फिलअप करून मी नोट्समध्ये दिलेला आहे. तो एकदा व्यवस्थित ओव्हरलुक करून घ्या.